नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आज जो खबर अभी जस्ट लेटेस्ट आई है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। आप तमाम पेरेंट्स और बच्चों को ये जानकारी तो बिल्कुल चल गई होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी कि आपकी जो भारत सरकार है या हमारी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसके साथ साथ एनटीए यानी कि ज्वाइंटली इन दोनों ने जो अपनी एफिडेविट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई की हियरिंग के लिए, उसमें क्लियर कट उन्होंने डिनाई किया है और उन्होंने सपोर्ट मांगा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप इस एग्जामिनेशन को कैंसिल मत कीजिए। देखिए, तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं। आपको पता है कि बिहार की जो ईओयू टीम है उसने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट की है जो बिहार में पेपर लीक हुआ था। तो बिहार की जो रिपोर्टिंग जो भी आपने देखी थी सीबीआई हैंडओवर करने से पहले, जो बिहार की ईओयू टीम थी उसने अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है, जो पेपर लीक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन थी। उसी के साथ साथ ये आपकी गवर्नमेंट की अपनी क्लियर कट स्टैंडिंग, जैसे कि आपको याद होगा कि पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपके धर्मेंद्र प्रधान जी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने क्लियर कट किया था कि आइसोलेटेड घटना है पेपर लीक का। तो आइसोलेटेड घटना पेपर लीक का मामला ये है कि अगर हो सकता है किसी छोटे जगहों पे अगर ये पेपर लीक हुआ है तो उसको सीबीआई देख रही है, लोगों को पकड़ रही है, तो मामला किसी न किसी तरीके से उसको आइसोलेटेड डिक्लेयर कर दिया गया। और अब इसके आगे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत दिलचस्प होगा 8 जुलाई, यानी कि 8 जुलाई को जो हियरिंग होनी है सुप्रीम कोर्ट में डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस और दो जजेस के और पैनल में, यानी कि 3 जजेस की बेंच में। तो एनटीए और गवर्नमेंट ने अपोज कर दिया कंप्लीटली कि the union government has filed an affidavit in the Supreme Court opposing the cancellation of the NEET UG 2024 exam, saying that it is not rational to scrap the entire examination in the absence of any proof of large scale breach of confidentially। तो ये एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर लार्ज स्केल ऑफ ब्रीच ऑफ ये मामला अगर डिपेंड कर आता है और इन्होंने एफिडेविट में डाला है, तो ये भी एक मामला होगा कि अगर लार्ज नंबर पर नहीं है तो स्मॉल स्केल पर अगर आपकी ये घटना घटी है तो क्या उसको कितना आइडेंटिफाई किया गया है, कि मामला यही होगा सुप्रीम कोर्ट में कि अगर आपने लार्ज नंबर पर पेपर लीक नहीं हुआ है तो क्या अगर स्मॉल लेवल पर भी पेपर लीक हुआ है तो उसकी क्या अपडेट्स है। स्वाभाविक है, एनटीए और सीबीआई और गवर्नमेंट उसकी रिपोर्ट जरूर उसके साथ सबमिट की होगी, लेकिन जो खबरें चल कर आ रही हैं उसमें यह आ रही है कि पेपर लीक गवर्नमेंट नहीं करना, पेपर कैंसिल गवर्नमेंट नहीं करना चाहती है और उन्होंने इसकी पूरी की पूरी डिटेल फाइल कर दी है। लेकिन इसके साथ आपको यह भी पता है कि नीट यूजी 2024 का चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 2 और जस्टिस होंगे और इसकी वो जांच करेंगे। ये भी खबर आपको पता है कि बिहार की जो ईओयू टीम है इसने उसके जो हेड हैं, यानी कि एडीजे नैयर हसनैन, खुद उन्होंने आज फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में पूरी वो डिटेल, यानी कि सीबीआई को हैंडओवर करने से पहले। तो अब 2 रिपोर्ट फाइल हो गई। आपको पता है कि ये जो केस की हियरिंग होनी है ये आपकी बहुत पहले जो फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाया गया था, ना ही रिजल्ट पे रोक लगाया गया था। और सुप्रीम कोर्ट से ये आपको ऑर्डर आया था, एनटीए को नोटिस दी गई थी कि वो अपनी जवाब को सबमिट करे। तो उसी केसेस को देखते हुए मेन केस वही है जिसपे ये रिपोर्ट डाली जा रही है। और रही बात पेपर लीक का, तो पेपर लीक का मामला बीच में बहुत सारी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में गई थी और उसके बाद ये मामला अब फाइनल क्लाइमेक्स की पोजीशन पर है और वो 8 जुलाई वो डेट होगा जब सुप्रीम कोर्ट में लगभग 10:30 बजे के आसपास में इसकी हियरिंग स्टार्ट होगी। तो कुल मिलाकर यही मैं कह सकता हूं कि जो 2 और जजेस हैं इस बेंच में, एक तो जस्टिस जेबी पादरी वाला है और दूसरा
जस्टिस मनोज मिश्रा जी हैं, यानी कि 3 लोगों की बेंच है। और इसमें शिवांगी मिश्रा का जो केस था, आपको याद होगा कि सबसे पहले जब एग्जाम 5 मई को हुआ था, उसके बाद शिवांगी मिश्रा ने ही एनटीए के ऊपर में केस किया था, और वो थी डीवाई चंद्रचूड़ के बेंच में। और उन्होंने उस टाइम रिक्वेस्ट था इनका कि पेपर लीक हुआ है और एग्जामिनेशन का रिजल्ट को होल्ड किया जाए। तो उस टाइम डीवाई चंद्रचूड़ ने एनटीए को नोटिस किया था और पूछा था कि इसके बारे में अपनी डिटेल, और उन्होंने रिजल्ट पे रोक नहीं लगाई थी, और नेक्स्ट डेट 8 जुलाई दिया था। इन द मीन टाइम बहुत सारी चीजें, आपको पता है कि बहुत सारी चीजें ये हुई, और बहुत सारे पेपर्स लीक के इश्यूज आए, और एनटीए में बहुत सारी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में एनटीआई पीआईएल वगैरह फाइल की गई। और ओवरऑल सब मिला के देखा जाए तो मामला ये एक रुका हुआ था कि अब क्या होगा, क्योंकि जितने भी पीआईएल बीच में आई थी, सबका डेट 8 जुलाई दे दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के एक सिंगल बेंच पर ही, यानी कि जो 3 लोगों की जजेस की बेंच होगी, वही ये पूरी की पूरी चीजें वो देखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर अब यही मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब आप लोग वो तमाम बच्चे जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जुलाई के डिसीजंस के लिए वेट कर रहे हैं, और दूसरी चीज की, अगर काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो होपफुली आपको पता है कि काउंसलिंग के भी नोटिफिकेशंस अब शायद कल आ जाए। तो जैसे ही नोटिफिकेशन कल काउंसलिंग की आएगी, तो तमाम बच्चे काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी रहिए आप लोग। ये एक खबर जो अपडेट आई है, मैं सोचा आपको अपडेट करूं। लेकिन इसमें एक चीज अभी भी मामला है, वो मामला ये है कि बिहार की जो ईओयू की टीम एडीजी, यानी कि इन्होंने जो खुद नैयर हसनैन जो ईओयू की टीम को लीड कर रहे थे, जो हेड हैं, एडीजी हैं, उन्होंने आज फाइल किया है। तो मामला अब ये सुप्रीम कोर्ट में दो इंफॉर्मेशन, एक तो पेपर लीक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो बिहार और हजारीबाग यानी कि झारखंड की घटना थी, और दूसरी चीज गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि हजारों लाखों बच्चों के इंटरेस्ट को देखते हुए, कहीं अगर ये देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है, जो एफिडेविट का ये लाइन है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रूफ ऑफ एनी लार्ज स्केल ब्रीच ऑफ confidentiality in a pan India examination, it would not be rational to scrap the entire examination। तो entire examination को scrap करना के फेवर में गवर्नमेंट नहीं है, एंड द रिजल्ट्स ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, और रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। ये तो हार्डली मैटर है कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, बट ये है कि एंटायर एग्जामिनेशन को कैंसिल नहीं करना चाहती है, ये इनका अपना मोटिव है। इट इज सबमिटेड दैट इन एनी एग्जामिनेशन देयर आर competing rights that haven't been created, whereby the interest of a large number of students who have taken and the examination without adopting any alleged unfair means must not also be jeopardized। तो ये देखिए, ये बात तो क्लियर है, गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड ले लिया, दे दिया। लेकिन रैंकिंग सिस्टम में इंप्रूवमेंट कैसे होगा, या जो बच्चों के नंबर्स अच्छे होने के बावजूद भी कॉलेज नहीं मिल रहा है, उन लोगों के लिए क्या होगा, उनके साथ भी तो जस्टिस के बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था। पर पता नहीं किस तरीके से गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है और अपना वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है जवाब। ये देखना होगा, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होगा कि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में और भी क्या क्वेसिंग होती है, यानी कि बहुत सारी चीजें कन्वर्सेशन में बात आएगी। ये तो अपनी पक्ष रखी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लर्नेड जजेस वो क्या डिसीजन लेते हैं, वो क्या सोचते हैं इस पूरी घटना में, पिछले 2 महीने से जो घटना घटी है। आप सभी को पता है कि 5 मई से लेके आज हम लोग 5 जुलाई के बीच में है, यानी कि लगभग कंप्लीट 2 मंथ्स हो चुका है। 2 महीने में कितनी चीजें चेंजेस आई हैं, कितना सोशल मीडिया पर, न्यूज में कितने लोगों की अरेस्टिंग, पेपर लीक, आपका ओएमआर केस प्रॉब्लम्स,
स्कैम्स, तमाम चीजें आई हैं। तो डमी कैंडिडेट्स, तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स पे बहुत सारी चीजें, घटनाएं घटी हैं। अब हम लोग को ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर में क्या डिसीजन लेती है। लेकिन बच्चों, ये एक ठीक खबर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए, तो बहुत सारे बच्चों के डिमांड्स थे, मैं भी आपके साथ स्टैंड करता हूं। काउंसलिंग के लिए आप तैयारी कीजिए, काउंसलिंग में जो भी बच्चों के नंबर्स हैं उसके हिसाब से अपना प्लान कीजिए। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताऊं, एक एक नंबर्स पर, एक एक स्कोर पर 2-2 हजार, 3-3 हजार बच्चे हैं। अगर मैं कहीं पर आपको लिखता हूं कि 650 कट ऑफ, तो 650 कट ऑफ में ये भी पॉसिबिलिटीज बनेगी कि बहुत सारे बच्चों को 650 पे कॉलेज मिल जाएगा और बहुत सारे बच्चों को कॉलेज नहीं मिलेगा। क्योंकि ऊपर के रेंजेस में कहा, ये 630, 640, 650 के ऊपर और 720 के बीच में मैक्सिमम बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है। बहुत सारे बच्चे हैं। आपको याद होगा, रैंकिंग सिस्टम भी मैंने आपको जब बताया था, तो उसमें पूरी डिटेल मैंने बताया था कि देखिए, जो ऊपर का रेंज है ना, ऊपर के रेंज में बहुत सारे बच्चे हैं। ऊपर के रेंज में ज्यादा बच्चे होने के चलते आपको यहाँ पर एक एक नंबर्स पर बहुत सारे बच्चे हैं। सपोज अगर किसी बच्चे का 675 है, तो हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर कॉलेज में 675 पर किसी एक बच्चे को कॉलेज मिल जाए और किसी और बच्चे को कॉलेज ना मिले। उसके पीछे रीजन क्या है? एक ही नंबर पे रैंक का वेरिएशन। जैसे मैं आपको बताऊं, 685 ये नंबर्स, 685 पे नंबर्स आपके 7500 भी है, 7900 भी है। तो ये फर्क क्या है? 2-2 हजार, 2,500 बच्चे एक एक नंबर्स पर स्टैंड कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि आपका 600 एंड अबव 82,000 बच्चे हैं। तो 600 एंड अबव पे 82,000 से स्टूडेंट्स का होने का मतलब है कि एक एक नंबर्स पर, जब ये आपका 720 पे 61 कैंडिडेट्स हैं, 716 पे 70 अगर रैंक है, तो बीच में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक एक नंबर्स पर तमाम बच्चे भरे हुए हैं। तो काउंसलिंग इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। क्योंकि आप अगर इस 55,000 की सीट्स पर अगर प्लान कर रहे हो, और 55,000 की सीट में अगर 15% ऑल इंडिया काउंसलिंग से और बाकी जो आपका 85% से स्टेट काउंसलिंग से, तो आप समझ लीजिए कि जो भी सिचुएशन है, देखिए, उषा शर्मा जी या सुनीता यादव, नो रीनीट, सारे लोगों की अलग अलग अपनी रिक्वायरमेंट्स है। किसी को रीनीट चाहिए, किसी को रीनीट नहीं चाहिए, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए, अपने हैंड्स में कुछ भी नहीं है। हमारे रीनीट लिखने या रीनीट ना लिखने से ना ही सुप्रीम कोर्ट मानने वाली है, ना आपके रिक्वेस्ट से। क्योंकि देखिए, दोनों साइड में अभी पैरेलल है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है कि रीनीट होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे अभी भी फाइल किए हैं, 2 दिन पहले भी 56 स्टूडेंट जो गुजरात के हैं, जिन्होंने फाइल किया कि रीनीट नहीं होना चाहिए। तो देखा जाए तो अब, अच्छा, ईओयू ने अपनी जो रिपोर्ट फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें यह है कि बिहार में पेपर लीक हुआ है। और आपको याद है एक और इंसिडेंट, जब समर वेकेशंस बेंच में ही ये हेयरिंग हो रही थी, तो उस टाइम जजेस ने ये बोला था कि 0.001% भी यदि आपके पेपर लीक का इश्यूज है, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये मैटर ऑफ सेंसिटिव ऑफ आपका एनटीए है, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये ध्यान रखना है कि मैटर अभी भी बीच बीच में है, 50-50 में है। गवर्नमेंट चाहती है कि रीनीट ना हो, ईओयू ने सपोर्ट में अपनी रिपोर्ट्स डाल दी, पेपर लीक बिहार में हुआ है, हजारीबाग में हुआ है, और वहां से बहुत सारे बच्चों को पेपर सर्कुलेट हुए। ये तो वो खबर है। लेकिन उसके साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स चाह रहे थे कि रीनीट ना हो। तो जो बच्चे नहीं चाह रहे थे रीनीट होना, उनके सपोर्ट की बात यह है कि गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है कि रीनीट हो, कैंसिल ना हो पेपर। और जो, लेकिन इन दोनों चीजों के बीच में एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें से वो गलत बच्चे कैसे निकलेंगे। यानी कि वो बच्चे, जिन बच्चों के रैंक्स, जिन बच्चों ने इस पूरी रैंकिंग सिस्टम को खराब किया है, इसका आंसर अभी तक कोई नहीं दे पा रहा है, और ना ही इसके ऊपर में कोई
डिस्कस करना चाहता है, क्योंकि रीनीट और नो रीनीट ये बात तो सारे लोग उठा रहे हैं। देखिए बहुत जेन्युइन बात है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि रीनीट हो और कोई चाहता है कि रीनीट ना हो। अच्छी बात है, जिनके अपने अपने इंटरेस्ट है उसके हिसाब से बात हो रही है। जो बच्चों के नंबर्स लगता है कि इस पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, तो वो नहीं चाहते हैं कि रीनीट हो, क्योंकि उनको ये भरोसा नहीं है कि फिर जब एग्जामिनेशन हो तो उनके पास नंबर क्या आएगा क्या नहीं आएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको ये पता नहीं कि क्या नंबर्स आएंगे नहीं आएंगे, वो बच्चे जिन्हें ये उम्मीद थी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, तो उन बच्चों का जो नंबर्स पीछे चला गया है, रैंकिंग चली गई है पीछे, नंबर्स तो उनके सही हैं, तो उन बच्चों के साथ क्या होगा? क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग तो मुझे ये भी टेक्स्ट कर रहे हैं, जैसे 624, 624। अब 624 नंबर वाले बच्चे को तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, ये तो क्लियर कट है। तो जब 624 वाले को 650 वाले को नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियस है उनको नेक्स्ट ईयर की तैयारी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट में देखिए क्या है कि जो भी, देखिए मेरा कोई पर्टिकुलर किसी एक चीज के लिए मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं कि रीनीट होना चाहिए या रीनीट नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा स्टैंड डे फर्स्ट डे से क्लियर है कि सारे बच्चों के साथ जस्टिस होना चाहिए। जो गलत बच्चे सिस्टम में आए उनको बाहर निकालना चाहिए। अब ये देखिए ये मामला, क्यों मैं बार बार कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट मुझे मालूम है कि जब कब किसी बात की हेयरिंग करेगी, तो उनके पास दो चीजें जरूर आएंगी मैटर्स, कि आपने एक सिक्के का पहलू देखा कि उन बच्चों का, जिन बच्चों के नंबर्स इतने हैं कि जिन्हें आज इस साल के जो नंबर ऑफ सीट्स हैं इंडिया में, उसके कट ऑफ के हिसाब से उनको गवर्नमेंट की सीट मिल जाएगी। ये गवर्नमेंट का पक्ष, यानी कि गवर्नमेंट उन बच्चों के लिए सोच रही है। लेकिन ये भी देखना है कि अगर 222%, 230%, 214% का ग्रोथ अगर अचानक होता है, तो इसमें ये जो ग्रोथ हुआ है, इस बच्चे के इंटरेस्ट के लिए कौन ध्यान दे रहा है? इसमें मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया था, और आज मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि इस परसेंटेज में जो इतना ज्यादा ग्रोथ हुआ है, तो नो डाउट यहां पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गलत तरीके से आए होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट का फाइल करना आपके आपके एनटीए की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, इट्स फाइन, क्योंकि उन्होंने उन सारे बच्चों का इंटरेस्ट देखा जिन बच्चों का नंबर्स इतना है, जो 650 एंड एवब नंबर्स या 655 एंड एवब नंबर है, जो नहीं चाहते हैं कि रीनीट हो। लेकिन ऐसे भी तमाम बच्चे हैं जिनके नंबर 620 से ऊपर हैं, और जिनकी संभावना थी कि उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, और ये वो बच्चे हैं जो 3 बार या 4 बार एग्जामिनेशन देकर वो आए हैं। लेकिन उनकी रैंकिंग गलत इसलिए हो गई है क्योंकि पीछे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गलत तरीके से इस सिस्टम में आए और इस ब्रैकेट को खराब कर दिया। तो 620 से 720 के बीच के ब्रैकेट को खराब करने के चलते ये सारी सिचुएशन आई है। देखिए क्या होता है कि जब कोई घटना घटती है, तो एक पक्ष को अच्छा लगता है, दूसरे पक्ष को बुरा लगता है, और हमारे जो जजेस हैं, लर्नेड जजेस हैं, डेफिनेटली वो चाहते हैं कि जस्टिस हो। गवर्नमेंट का भी मोटिव होना चाहिए कि दोनों पक्ष को प्रॉपर पॉजिटिव नोट्स में देखा जाए। जब किसी के घर में कोई बीमार होता है, तो उसके घर के लिए एक सैड न्यूज होता है, बट जब वो डॉक्टर्स के पास जाता है तो उसका पार्ट ऑफ द बिजनेस होता है। ठीक है, वो सोशल सर्विसेज है, वो सर्विस देता है, उसे ट्रीटमेंट देता है, लेकिन एक ही घटना किसी के लिए खराब होना और किसी के लिए अच्छा होना होता है। सुप्रीम कोर्ट में आज जो फाइलिंग हुई है, कुछ पेरेंट्स और बच्चों के लिए बहुत खुशी की बात है जो नहीं चाह रहे थे कि रीनीट हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि रीनीट हो। तो एक ही घटना दो लोगों के लिए अलग अलग तरीके से है। कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को बुरा लग रहा है। इसीलिए सोशल मीडिया पर, प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके से लोग अपनी व्यूज रख रहे हैं, और एक अपना इमोशंस और सेंटिमेंट्स भी अटैच कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन रीनीट के फेवर में बात कर रहा है, या फिर वो बात करता है कि ये रीनीट के अगेंस्ट में बात कर रहा है। मामला ये नहीं है। मामला होना चाहिए कि जब मामला कहीं पर भी कोई उलझता है, देखिए मेरी बात समझिए,
जब कोई मामला उलझ जाता है, कोई डिस्प्यूट्स होता है, कहीं पर कुछ स्कैम होता है, तो उसका फेयर डील होना चाहिए। रीनीट और नो रीनीट इशू नहीं है। आप सब लोग ये सोचो कि जस्टिस होना चाहिए, फेयर जस्टिस होना चाहिए उन तमाम पेरेंट्स और बच्चों को जिन्होंने नीट 2024 में पार्टिसिपेट किया था, एग्जाम दिया था, और सारे बच्चों का जस्टिस होना चाहिए। भाई देखिए, लास्ट ईयर में किसी बच्चे ने तो कोई अपोज नहीं किया ना, क्योंकि सबके जो नंबर्स थे उसके हिसाब से उन्होंने अपनी अपनी बात रख ली। इवैल्यूएशंस नहीं हो पाएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट गवर्नमेंट देती है कि एक छोटे पॉकेट में पेपर लीक हुआ है, आपको पता है 1563, गवर्नमेंट ने फट से 1563 वाले ग्रेस मार्क्स को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि 1563 का जो नंबर है वो बहुत छोटा नंबर है। और आपको ये भी पता है कि वो 1563 बच्चों का एग्जाम रिकंडक्ट कराना या उनके नंबर से रैंक में रिसफलिंग कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, होना भी नहीं था। सिर्फ ये था कि ऊपर के जो 4 5 6 बच्चे थे वो निकल गए, 720 वाले जो गलत तरीके से आए थे। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो ओवरऑल 214% का ग्रोथ हुआ है, 215% का ग्रोथ हुआ है 620 से 720 के बीच में, इतने मेरिटोरियस स्टूडेंट्स अचानक कैसे आ गए इस सिस्टम में, ये एक बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये करेक्शन नहीं होता है तो गवर्नमेंट कुछ भी दे दे, ईओयू कुछ भी रिपोर्ट दे दे। मैं ये नहीं कहता हूं कि रीनीट होना चाहिए, क्यों रीनीट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी तो है कि जस्टिस होना चाहिए उन तमाम और पेरेंट्स और बच्चों के साथ जस्टिस होना चाहिए कि पूरे के पूरे सिस्टम में अगर कोई गलत लोग इंटर कर चुके हैं जिसके चलते अच्छे बच्चे जो ईमानदारी से नंबर्स लाए हैं उनका सीट अगर कोई कब्जा करता है तो वो गलत बात है। तो मैं स्टैंड लेता हूं फेयर के लिए। अब ये फेयर कैसे होगा, फेयर करने के पीछे क्या एक्टिविटीज है, ये मुझे अब नहीं लगता है कि आज की एफिडेविट में कोई इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट ने में ना एनटीए ने दिया है और ना ही गवर्नमेंट ने दिया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दिया है, क्योंकि ये दो रिपोर्ट ज्वाइंटली गई है एनटीए की तरफ से भी और एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये क्योंकि दोनों अलग अलग सेपरेट पार्टी है सुप्रीम कोर्ट की, और तीसरी पार्टी ईओयू थी, तो ईओयू ने भी अपनी रिपोर्ट जमा की है बिहार की इकाई ने। तो मैं आपको बताऊं कि रीनीट का मतलब ही नहीं है, लेकिन जस्टिस होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। किसी भी कारण से अगर किसी गलत तरीके के बच्चे अगर सिस्टम में आए हैं जिसके चलते रैंकिंग सिस्टम खराब हो गई है, जिसके चलते इतना हायर साइड में कट ऑफ जा रहा है ऑल ऑफ सडन, तो इसके लिए एफिडेविट में गवर्नमेंट की तरफ से या एनटीए की तरफ से कोई सुझाव नहीं है। पेपर लीक के मामले में अगर सपोज 10 12 20 25 बच्चों को आप बिहार का या फिर कुछ ऐसे ओएमआर का स्कैम हुआ है या फिर डमी स्टूडेंट्स का, आप कितने बच्चों को निकालेंगे, मैक्स टू मैक्स थाउजेंड्स, या उनको डिबार करेंगे सिस्टम से। लेकिन ये 1000 1500 बच्चों के डिबार करने का मामला है ही नहीं। ये आज भी सवाल नहीं उठा पा रहे हैं कोई कि 9 और 10 अप्रैल को जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उसमें इतने सारे बच्चों को 22,000 23,000 बच्चों के रजिस्ट्रेशन करने का क्या लॉजिक है, 25,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, उसके पीछे का क्या लॉजिक है। देखिए ये पूरे सिस्टम जो है ना, री एवेल्युएशन अगर करना चाहती है एनटीए तो इसके लिए उसने एफिडेविट जमा किया होगा। और मैं आपको बताऊं, मैं किसी एक के फेवर और सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा बेइज्जती होने वाली है एनटीए की, क्योंकि ये जो सीजीआई का बेंच है वो इजी गोइंग ये छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि जिस तरीके से अगर इन्होंने डाल दिया कि हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि मास लेवल पर पेपर लीक नहीं हुआ है, तो मास लेवल पर पेपर लीक नहीं हुआ है तो आपको ये भी तो आइडेंटिफाई करना होगा कि वो कितने बच्चे हैं। तो कितने बच्चे हैं उसको अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो मास लेवल पर हुआ है या नहीं हुआ है इसका कोई बेंचमार्क नहीं है, पैरामीटर्स नहीं है। या तो आप, ये तो ऐसे ही है जैसे कि कैंसर है, बट कैंसर स्प्रेड किया है फुल बॉडी में या किसी पर्टिकुलर एरिया में, ये जब तक आप आइडेंटिफाई करके उसको कट करके सेपरेट नहीं करते हैं, ऑपरेट नहीं करते हैं, तब तक क्योर तो होगा नहीं सिस्टम। सिर्फ ये कह देना कि नहीं, सम स्मॉल
प्लेसेस में कैंसरस सिचुएशंस है, ऐसा तो नहीं चलेगा। आपको बताना होगा कि हमने पूरी तरह से सिस्टम को ये सेपरेट कर लिया और ये है पार्ट जो गलत था, ये हमने निकाल दिया और ये हमारे बच्चे हैं जो फ्रेश हैं। लेकिन ये वर्कआउट तो नहीं हुआ है। 2 महीने कंप्लीट होने के बावजूद भी एनटीए ने ये एक्टिविटीज नहीं की है और आनंद फानन में, हाइड एंड सीक में, मैं आपको बता रहा हूं ये सारी इंटरनल चीजें, हाइड एंड सीक में ये सारी चीजें हो रही हैं कि इन्होंने एफिडेविट फाइल कर दिया। क्योंकि अगर ये, आपको मैं एक चीज और बताता हूं, देखिए बच्चों, कि अगर सुप्रीम कोर्ट में आज की एफिडेविट में अगर ये स्टैंड ले कि पेपर लीक हुआ है, गलत हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को पूछेगी फिर जब ये सारी चीजें आप खुद एडमिट कर रहे हैं तो आप एग्जाम कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो सवाल उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए इन्हें स्टैंड तो लेना पड़ेगा कि पेपर हम कैंसिल नहीं करना चाहते, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑफ मास है, ये भी अच्छी बात है। और ये भी ये स्टैंड वो अपना ले रहे हैं कि भाई जहां पर पेपर लीक हुआ है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सीबीआई इसमें अरेस्टिंग कर रही है, ताबड़तोड़ उसमें एक्शन हो रहा है। क्लियर है? लेकिन इसलिए इनका स्टैंड वन साइडेड ही है, यूनि डायरेक्शन ही रहेगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन वो चेंज नहीं कर सकते। अगर जैसे ही वो एडमिट कर लेंगे, जैसे देखिए कि 1563 बच्चों को जैसे ही एनटीए ने एक्सेप्ट किया कि हमने गलत तरीके से उनको नंबर्स दिया है या फिर कोई पैटर्न में इश्यूज था, तो उनको क्या करना पड़ा? सुप्रीम कोर्ट के सामने तुरंत सरेंडर करना पड़ा कि इन सारे बच्चों का ग्रेस मार्क्स हम लोग हटा रहे हैं और हटा के री एग्जाम करेंगे और फिर इनकी रैंकिंग सिस्टम्स को रिशफल करेंगे। इसी तरीके से अगर आज की एफिडेविट शामिल कर देते कि हाँ सर गलती हो गई है, यानी कि पेपर लीक हुआ है, इसको ठीक करना है, तो जैसे ही ये एडमिट करेंगे सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को, यानी कि यहां पर दोनों तरफ से गवर्नमेंट को परेशानी है। आप समझिए इस चीज को, क्योंकि ये वन साइडेड आपको थॉट प्रोसेस नहीं रखना है, ये समझने की जरूरत है। क्योंकि केसेस जब कोर्ट में जाते हैं तो इसीलिए तो कहा जाता है कि जब कोर्ट में मैटर जाता है तो आपको बहुत संकोच करना पड़ेगा। आप क्या जवाब देंगे उसके दो दो मायने होंगे। गवर्नमेंट ने अगर ये एक्सेप्ट करती कि चीजें गलत हो गई हैं और पेपर लीक हुआ है बहुत मास लेवल पर, हम चेक कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट पूछती उनसे कि फिर आपने कैंसिल क्यों नहीं कर दिया, क्यों जांच करते रहे, गलत लोगों को पकड़ते रहे, लेकिन कैंसिल कीजिए और एग्जाम लीजिए। अगर ये एक्सेप्ट करते तो इन्हें ना एक्सेप्ट करना इनकी मजबूरी है, और नहीं एक्सेप्ट करने पर जो फाइल हुई है, अब उस पर सवाल होगा कि अगर जो भी छुटपुट पेपर लीक हुआ है उसकी क्या स्टेटस है, कहां पर क्या मैटर है, कितने लोगों तक गया है, वो ट्रेल कहां गई है। क्योंकि बिहार के ईओयू की रिपोर्ट अलग है और सीबीआई की रिपोर्ट अलग होगी। तो कुल मिलाकर ये मामला इतना इजी गोइंग नहीं है। क्योंकि देखिए, रीनीट कहना और रीनीट ना कहना ये बहुत छोटी बात है, ये बहुत छोटी बात है। क्योंकि रीनीट कहने वाले और ना हो रीनीट वाले, उनका पर्सनल इंटरेस्ट है, बट पर्सनल इंटरेस्ट को हटाकर यहां पर देखना होगा इन जनरल कि एनटीए ने गलत किया है कि नहीं किया है, एनटीए के रहते हुए पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग एनटीए के इन्वॉल्व थे या नहीं थे। सीबीआई ने सिर्फ सुबोध कुमार को हटा दिया, किसने? एजुकेशन डिपार्टमेंट, नए डायरेक्टर्स नोट आ गए, लेकिन गलती किसकी है? क्या उनकी इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं थी? अगर थी तो किस लेवल पर थी? एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड का इन्वॉल्वमेंट यदि कहीं से अगर थोड़ा सा भी अगर आ जाता है, और मैं आपको बताऊं कि अगर किसी डिपार्टमेंट का हेड आपके एक फेवर का प्लान सोच लेता है तो आपको वो कितना फेवर कर सकता है। बात यही नहीं खत्म होती है कि हमने उसको सिस्टम से हटा दिया, बात यह होती है कि अगर रहते हुए उसने क्या गलत किया। क्योंकि देखिए, बात यहां रीनीट और नो रीनीट की है नहीं, मैं बार बार ये कह रहा हूं, क्योंकि मुझे बीच में लोगों की फीलिंग्स ऐसी लगी या उनके कमेंट से कि उन्हें ऐसा फील होने लगा कि मैं रीनीट के फेवर में हूं। मेरे रीनीट और नो रीनीट के फेवर में नहीं हूं, मैं सिर्फ एक चीज के फेवर में हूं, और वो फेवर मेरा यही है, और मेरा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से और तमाम सुप्रीम कोर्ट से भी मेरी ये प्रेयर है कि भाई जस्टिस होना चाहिए। जो गलत तरीके से लोग आए हैं उनको सिस्टम से बाहर कीजिए।
गलत तरीके से लोग अगर आए हैं, अगर वो आइडेंटिफाई हो जा रहे हैं इजीली, आप बाहर निकालिए। आप वो मैकेनिज्म देखिए, क्योंकि ऑडिट करिए ना, रजिस्ट्रेशन चेक कर लीजिए, कहाँ कहाँ के बच्चे, कौन कौन से, कितने बच्चे, कहाँ पर पहले सेंटर था, लास्ट 3 साल में उन्होंने कितनी बार एग्जामिनेशन दिया नीट का, 3 बार दिया या 2 बार दिया, इसके बाद उनके स्कोर्स क्या थे, इस बार कितने स्कोर्स, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। डिजिटल ऑडिट कर लीजिए, डेटा ऑडिट कीजिए। डेटा ऑडिट तो इन्होंने शायद नहीं किया होगा, क्योंकि अगर डेटा ऑडिट किया होता तो ये रिपोर्ट्स उसमें होती है एफिडेविट में, तो ये तो अभी सारी चीजें हुई नहीं है। तो जब डेटा ऑडिट नहीं हुआ है तो ये मामला उलझा रहेगा, फेयर नहीं होगा। गवर्नमेंट ने ठीक है अपने हिसाब से सोचा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये टेक्निकल टर्म्स है कि अगर गवर्नमेंट आज की डेट में अपने एफिडेविट में ये एक्सेप्ट कर ले, सिर्फ मैं आपको बताऊं जो आज की एफिडेविट है उसमें अगर गवर्नमेंट ये सिर्फ एक्सेप्ट कर ले कि हाँ पेपर लीक हुआ है या फिर जो, तो फिर तुरंत उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने फेस नहीं कर पाएगी 8 जुलाई को, जब जजेस, लर्नेड जजेस जो पूछेंगे कि भाई तब आपने क्या एक्शन लिया। लेकिन ये अपने एक वन साइडेड अपना एफिडेविट जमा कर रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, बहुत सारे बच्चों का, मास लेवल पे बच्चों का इंटरेस्ट है कि पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए, लेकिन मास लेवल पे बहुत सारे बच्चों का ये भी है कि पेपर लीक हुआ है तो रीनीट होना चाहिए। तो एक साइड को सपोर्ट लेके गवर्नमेंट ने अपना एफिडेविट जमा किया है, दूसरे साइड पे उन्होंने कोई चर्चा नहीं की है, क्योंकि अगर मान लिया एक साइड को सपोर्ट किया गया कि रीनीट नहीं होना चाहिए, तो दूसरे पोर्शन को कवर करने के लिए उनको यह बताना था कि हमने डेटा ऑडिट कर रहा हूं या कर लिया या करने वाला हूं या प्रोसेस ऑनगोइंग है, सीबीआई जिनको अरेस्ट कर रही है कर रही है, लेकिन अपने डेटा ऑडिट से भी हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, सीसीटीवी क्रॉस चेक कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी डालनी थी, लेकिन शायद वो तो आपके इसमें नहीं है एफिडेविट्स में। तो जब ये सारी चीजें एफिडेविट्स में नहीं है तो ये आपको मानकर चलना पड़ेगा कि वन साइडेड एफिडेविट जमा करने से बात बनेगी नहीं। जो लर्नेड जजेस हैं दे आर वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, वो इतनी इजी गोइंग बात को छोड़ेंगे नहीं, जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात थी तब भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी बातें रखी थी, लेकिन कोर्ट में ऐसी बातें चलती नहीं है, जब अगर उसको डिरेल करने पर बहुत सारी चीजें बाहर निकलती हैं। आप अपनी राय मुझे जरूर बताइए कमेंट करके, क्या जो एफिडेविट गवर्नमेंट ने जमा किया है सुप्रीम कोर्ट में आज, क्या अप टू मार्क है? क्या नीट 2024 में पार्टिसिपेट करने वाले उन सारे बच्चों की फेवर में है, या एक सर्टेन पॉकेट जिसके नंबर्स 650 से 720 के बीच में है, उन्हीं के फेवर में एनटीए और गवर्नमेंट ने अपना ये एफिडेविट फाइल किया है। और उन तमाम बच्चों के लिए देखिए, अगर मैं बार बार, क्योंकि मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूं, मेरे को बोलना पड़ जाता है, लेकिन अदरवाइज मैं आपको बताऊं कि अगर आज की एफिडेविट फाइल हुई है तो ये फाइल हुई है आपके कहां के बच्चों के लिए? 15,000 या 25,000, राइट? तो ये 25,000 बच्चों के लिए तो आपने फाइल कर दिया। 6,10 नंबर्स, 610 नंबर्स एंड एवो पे अगर 65,000 स्टूडेंट्स हैं, 75,000 से 70,000 स्टूडेंट हैं, इसमें से 25,000 बच्चों को निकाल दीजिए, तो 40,000 बच्चों के लिए क्या गवर्नमेंट ने आज की एफिडेविट में उसके इंटरेस्ट का ध्यान रखा है? आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? अगर आप लाइव सेशन में जो लोग जुड़े हैं या बाद में भी मेरी वीडियोस देखिएगा, तो मेरा सिर्फ 2 सवाल है कि आज का एफिडेविट इन बच्चों के लिए अप टू 25,000 बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने उसके इंटरेस्ट में
एफिडेविट फाइल की। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि रीनीट ना हो। अच्छी बात है, इन बच्चों के लिए रीनीट ना हो आपने डिसीजन लिया और अपने सपोर्टिंग पॉइंट्स बनाते हुए आपने डाल दिया एफिडेविट्स। लेकिन आपको पता है कि इस बार 620 के आसपास में टेंटेटिव सभी को पता था कि कट ऑफ जाने वाली है। तो 620 अगर मैं पकड़ता हूं बात, तो 620 पर लगभग 75,000 के आसपास रैंक है, या 70,000 रख लीजिए। तो 70,000 या 75,000 रैंक अगर 620 पर है, तो ऐसे कंडीशंस में 50,000 बच्चों के लिए 50,000 बच्चों के इंटरेस्ट का, मुझे मालूम है 50,000 बच्चों क्यों सफर करेंगे, क्योंकि उनको कॉलेज नहीं मिलेगा। मुझे मालूम है 50,000 सीट्स भी नहीं है। देखिए, आप समझ लीजिए मेरी बात, आप अगर इसमें कहीं कंफ्यूजन ना रखें। 75,000 ये बच्चे ऊपर जाएंगे, ऊपर मिलना कॉलेज 25,000, 23,000, 24,000 रैंक तक ही है। लेकिन ये सारे के सारे बच्चे जब ऊपर की तरफ जाएंगे, तो बीच में जो गलत बच्चे हैं, जिनके नंबर्स चीटिंग करके आया है, उन बच्चों को तो सिस्टम से निकाला जाएगा, क्योंकि वो डिजर्व नहीं करते हैं। तो नॉट डिजर्विंग कैंडिडेट्स को अगर आप प्रमोट कर रहे हैं ये सोच के कि कुछ बच्चों के साथ जस्टिस हो रहा है, एक्चुअली कुछ बच्चों के साथ आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं। इस एफिडेविट में आप उन तमाम गलत बच्चों को भी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप सिस्टम से बाहर नहीं निकालते हैं, तो ये मानकर चले कि आप उन गलत बच्चों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन गलत बच्चों को भी आप, उनका इंटरेस्ट आप फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। उन्होंने पैसे दिए हैं, पेपर लीक हुआ गलत तरीके से, और उन्होंने एग्जाम दिया, नंबर्स लाए, और उन बच्चों को मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट की मिल जाए। एफिडेविट यही कहती है। देखिए, मामला, मैंने बार बार आपको यही कहा कि देखिए, कोई भी घटना जब घटती है तो टू साइडेड होता है। जब गवर्नमेंट ने ये अपनी एफिडेविट जमा की है, तो कुछ बच्चों के इंटरेस्ट के लिए जरूर था, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखा गया है। ये भी बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर में भी सोचे, क्योंकि डेटा ऑडिट करके भी आप इस सिस्टम को ठीक कर सकते थे। बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म हैं जिससे आप पता कर सकते हैं। जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आईपी एड्रेस की ट्रैकिंग होती है। आपको पता है, आपके जब भी एप्लीकेशंस या फिर आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, तो टाइमिंग, आईपी एड्रेस, लोकेशन, सब कुछ उस पर ट्रैकिंग होती है। इसी कोई चीज नहीं है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो बड़े इजी वे में ये पता कर सकती है कि एक एक जगह पर कितने कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया। जो 9 और 10 तारीख को फॉर्म रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसमें कौन कौन से आईपी एड्रेस से फॉर्म फिलअप किए गए। क्या एक ही जगह से 20-20, 50-50 लोगों ने फॉर्म भरा था? ये भी ट्रैक हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। डेटा ऑडिट इट्स इजिंग, बहुत आसान है, लेकिन अब चीजें इसको करने के बाद आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, उन बच्चों को निकालना पड़ेगा। तो देखिए, ये मैटर तो बहुत लंबा है, इतना इजी गोइंग होगा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मैटर इतना इजी गोइंग होगा नहीं कि एफिडेविट आपने जमा कर दिया और सुप्रीम कोर्ट आपकी बात को मान ले। ये बहुत देखना जरूरी होगा कि 8 जुलाई को क्या होता है। और मुझे जो ऐसा इंट्यूशन हो रहा है, मुझे जो फील आ रही है कि 8 जुलाई को एनटीए के साथ बहुत बेइज्जती होने वाली है। एनटीए जवाब नहीं दे पाएगी, एनटीए के एडवोकेट्स रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे सही तरीके से, मुझे मालूम है। आप देखेंगे, ये मेरा प्रेडिक्शन है, ये मुझे इंट्यूशन हो रहा है, क्योंकि जो एफिडेविट है और जितने मास लेवल पे ये खबरें चल रही हैं, तो मुझे मालूम है कि जो लर्नेड जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस हैं, ये इतना इजी गोइंग मैटर्स को नहीं रहने देंगे। ये नहीं होगा कि गवर्नमेंट ने लिख दिया कि मैं पेपर कैंसिल नहीं करना चाहता हूं, और वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि ठीक है, पेपर कैंसिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चीजें
इतनी ड्रिल की जाएंगी कि शायद एनटीए जवाब नहीं दे पाए। चलिए बच्चों, बेस्ट विशेस। इंतजार करते हैं कि कल हो सकता है कि काउंसलिंग का भी नोटिफिकेशन आ जाए। बट आप लोग, कल सैटरडे है, संडे, मंडे की हियरिंग है, काउंसलिंग की डिटेल आ जाएगी, आप लोग आराम से पढ़िएगा। रजिस्ट्रेशन मंडे के बाद ही प्लान कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट विशेस, गुड नाइट।